वो एक मिसाल बनी हुई है कि सड़क और ठरक इंसान को कहीं पे भी लेके चली जा सकती है। ये इस तरह की ही स्टोरी है। एक बंदा ठरकी था और ठरक उसको मौत के मुंह में लेके चलेगी। ये कहानी है क्या, चले जाके शुरू से शुरू करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ नूर मोहम्मद केस के बारे में। नूर मोहम्मद केस मध्य प्रदेश के शारजा शहर के साथ आदल तहसील पड़ता है। वहाँ पे एक गाँव है। नाज़रीन ग्रामी, दिसंबर 2021 की बात है कि शाम के टाइम कुछ गाँव वाले अपने गाँव में टहल रहे होते हैं। घर का दरवाजा खुला मिलता है। जब वो अंदर झांक के देखते हैं तो वहाँ पे एक बंदा उल्टे होकर गिरा होता है दरवाजे के पास। उसको जाके सीधा करते हैं तो उसका गला कटा होता है और उसके जिस्म के ऊपर चाकू से वार किए गए होते हैं और वो मर पड़ा होता है। तो वो शोर मचाते हैं, गाँव वाले इकट्ठे हो जाते हैं, पुलिस वालों को मंगवाया जाता है। पुलिस आके देखती है तो वो सारा बंदा खून में लथपथ होता है। पुलिस पूछती है ये किसका घर है, तो पता चलता है ये नूर मोहम्मद का घर है। तो पुलिस पूछती है ये लाश किसकी है, तो पता चलता है ये नूर मोहम्मद की लाश है। तो अब किसको कौन कत्ल कर गया और कौन कत्ल करके किधर गया। अब गाँव है, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे तो लगे नहीं होते। ऊपर से दिसंबर की रात, 1 दिसंबर की रात होती है। नाजरीन ग्रामी, ठंडी रातें होती है, रात के 9 बज चुके होते हैं। तो रात सर्दियों में अंधेरा ज्यादा होता है, लोग जल्दी जल्दी अपनी रजाइयों में लेट जाते हैं। इसलिए किसी गाँव वालों को किसी की आने या जाने की कोई खबर नहीं होती, कौन आया कौन गया और कौन कत्ल करके चला गया। पुलिस वाले लाश को अपनी तहवील में लेते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। फोरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है एविडेंस क्लिक करने के लिए, लेकिन उनको वहां से कुछ नहीं मिलता सिवाय एक दस्ताने के। फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिलते। ना मिलने की वजह भी यही होती है कि कातिल ने जरूर कोई दस्ताने पहने होंगे। अब उसकी बीवी अपने मायके पे गई होती है, उसके बच्चे भी अपने ननिहाल गए होते हैं अपनी माँ के साथ, इसलिए घर में कोई नहीं होता। सुबह के टाइम उसकी बीवी और उसके बच्चे भी आ जाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है ये दस्ताना किसका है, नूर मोहम्मद का है या किसी बच्चों का है, तो वो कहती ना तो ये किसी बच्चों का है, ना ही नूर मोहम्मद का, ना ही हमारे गाँव में इस तरह का दस्ताना किसी और के पास है। तो अब ये चीज तो कन्फर्म हो चुकी है कि कातिल कहीं बाहर से आया और उसने दस्ताने पहन रखे थे, जिस वजह से फोरेंसिक टीम को कोई एविडेंस भी नहीं मिल सका। लेकिन कौन है उसके बारे में जांच करी जाती है कि इसकी किस किस से दुश्मनी है। तो पता चलता है गांव में एक बंदे से इसकी लड़ाई हुई थी, जिसने इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी थी। पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ करते हैं, लेकिन उससे कुछ भी नहीं निकलता, वो बेकसूर निकलता है, लिहाजा उसे छोड़ दिया जाता है। यूं करते करते एक और जगह पे इसका मसला निकलता है कि किसी और के साथ भी ऐसी इसका मसला था, लेकिन वहां पे वो भी बेकसूर निकलता है। पता करने पे फिर पता चलता है कि इसकी 3 शादियों में 3 बीवियां इसकी। अब पुलिस वाले तीनों बीवियां के चले जाते हैं पास। 4 टीमें एसएसपी बना देते हैं, जिनमें 3 टीमें के पास चली जाती है तीनों बीवियों के पास और उनके घर वालों के पास, और जाके इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि नूर मोहम्मद ने किसी को धोखा नहीं दिया होता, बल्कि सबकी इजाजत से ही 3 शादियां कर रखी होती हैं। तो इसमें किसी भी बीवी का या उसके घर वालों का कोई हाथ साबित नहीं होता। अब चौथी टीम जो होती है उसकी कॉल हिस्ट्री और लोकेशन वगैरह निकलवाती है। निकलवाने के बाद सब कुछ चेक कर रहे होते हैं, लेकिन किसी जगह से कुछ भी सुराग नहीं मिलता। पुलिस वाले काफी निराश हो रहे होते हैं कि आखिर किसी जगह से कोई सुराग क्यों नहीं मिल रहा, हमसे क्या छूट रहा है। पुलिस वाले इसकी उस बीवी के घर जाते हैं जिसका नाम रानी होता है, जिसके घर में इसका कत्ल हुआ होता है। तो वो पूछते हैं कि कौन सा फंक्शन था तुम लोगों के घर में। तो वो बताती है जी कि मेरी छोटी बहन की गोद भराई की रस्म थी। अब छोटी बहन कौन है? छोटी बहन का नाम होता है जरीन खां, उसके शोहर का नाम होता है सुहेल खां। तो उस दिन जरीन खां की रस्म भराई की थी रस्म, तो इसमें नूर मोहम्मद क्यों नहीं गया। तो बीवी बताती है कि ऐसे ही घर में कोई काम भी नहीं था, लेकिन इसने बोला कि तुम और बच्चे चले जो, मैं नहीं जाना चाहता, और ये नहीं गया। और ये भी पता चला पुलिस वालों को कि 1 साल पहले ये 3 साल अपने ससुराल में रहा। शादी करने के बाद 3 साल घर जोई बन के रहा अपने ससुराल में। एक फंक्शन में रानी से पसंद आ गई थी, इसने घर वालों के बड़ों से बात करके निकाह किया। निकाह करने के बाद उधर ही 3 साल रहता रहा। 3 साल बाद एकदम ही इसने नंदयाल अपना ससुराल छोड़ा। जब इसकी साली की शादी होगी तो इसने अलग अपने घर में रहना शुरू कर दिया, इधर आके इस गांव में। तो यूं नाजरीन ग्रामी, उसके बाद ये कभी अपने ससुराल नहीं गया। पुलिस वाले सारा कुछ चेक करते हैं, साली से भी पूछते हैं, लेकिन किसी तरह की कोई चीज सामने निकल के नहीं आती। पुलिस वालों का जो डीएसपी और एसएसपी होता है वो ऑर्डर देता है कि पता करो कौन कौन लोग इसके जनाजे में आए थे, घर में अफसोस करने आए थे, और कौन कौन लोग नहीं आए थे। सब लोगों का पता किया जाता है। जो लोग नहीं आए थे उन लोगों के रिश्तेदारों की एक लिस्ट बनाई जाती है। उन लिस्ट के सभी लोगों से बार बार पूछा जाता है, वजह पूछी जाती ना आने की। कुछ लोग बाद में आ जाते हैं, कुछ लोग अपनी वजह बताते हैं। ऐसे करते करते पता चलता है जो जरीन खां का शोहर है सुहेल खां, वो भी नहीं आया था। हालांकि उसके सुहेल खां के घर का और सुहेल खां और नूर मोहम्मद के ससुराल के घर का और नूर मोहम्मद के घर का टोटल 30 किलोमीटर का फासला था, लेकिन उसके बावजूद भी सुहेल खां नहीं आया था। पुलिस उसके पास जाती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, उससे पूछ-गूछ करती है। तो वो भी बताता है कि मैं जरूरी काम था, मेरी मीटिंग थी, कपड़े की उसकी दुकान होती है, तो वो बताता है कि मैं बिजनेस में फंसा हुआ था इसलिए मैं नहीं आ सका।
पुलिस वालों को भी इस चीज पे उससे कुछ नहीं मिलता, इसलिए उसे भी छोड़ के आ जाते हैं। लेकिन पुलिस वालों को उसके ऊपर कुछ कुछ शक हो जाता है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि ये इतना करीबी रिश्ता था, सांडू था, लेकिन ये फिर भी पूछने नहीं गया। और कुछ सवाल भी तसल्ली बख्श सुहेल खान ने उनके जवाब में नहीं दिए होते। तो अब पुलिस वाले उसको खैर छोड़ के आ जाते हैं, चुपके से उसकी कॉल हिस्ट्री निकलवाते, सारा डाटा निकलवाते, सब कुछ निकलवाते हैं और घर वालों से पता करते हैं, उसकी सास और ससुर से भी पता करते हैं। तो पता चलता है जी इनका रिश्ता कोई खराब नहीं था, आपस में कुछ इनकी जंग वगैरह नहीं थी, लेकिन ये कम ही एक दूसरे को बुलाते थे, इसलिए कोई मसला नहीं था। वापस आते हैं, एसएसपी को सारी बात बताते हैं। एसएसपी केस के ऊपर नोटिस लेता है, सारी इंक्वायरी करता है और कहता है कुछ ना कुछ तो हम लोग छूट रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हमसे गलती हो रही है। शक भी किसी के ऊपर नहीं जा सकता, किसी और के ऊपर नहीं जाता। आखिर एक सुहेल पठान ही उनकी नजर में होता है जिसके पास सही जवाब नहीं सारे सवालों के होते हैं। तो एसएसपी कहता है कि जाओ उसको गिरफ्तार करके ले आओ। पुलिस वाले दोबारा जाते हैं, उसको गिरफ्तार करके ले आते हैं। गिरफ्तार करके लाने के बाद ऐसे ही वो उसके ज़हन के साथ खेलते हैं, हवा में बातें छोड़ते हैं कि सुहेल पठान हमें सारा पता चल गया कि तूने ही अपने सांडू को कत्ल किया है, कत्ल करने की वजह का भी हमें पता चल गया। अगर तू कंप्रोमाइज करेगा, हमें सारी बात बता देगा तो ठीक है, हम तेरे साथ कंप्रोमाइज करेंगे, तेरी सजा कम करेंगे, जिम्नियां वगैरह जो हैं उसमें तुझे बेकसूर लिख देंगे। लेकिन अगर तुझे कंप्रोमाइज ना किया तो हम भी तेरे खिलाफ पर्चा भर के लिख देंगे। तो सुहेल खां ऐसे ही वो छोड़ रहे होते हैं तो सुहेल खां उनमें फंस जाता है। वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं बता देता हूँ। तो पुलिस जो हवा में छोड़ रही होती है उनकी छोड़ना कामयाब हो जाती है। तो अब वजह क्या होती है? वजह सुहेल खां बताता है। वजह कुछ यूं होती है कि जब इसकी नूर मोहम्मद की शादी होती है रानी से और 3 साल ये अपने ससुराल में रहता है, उस दौरान इसकी छोटी साली जिसका नाम जरीन खां होता है उसके साथ इसको इश्क हो जाता है और जरीन खां भी इसके इश्क में अंधी हो जाती है और 3 साल ये लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं और एक दूसरे के साथ सेक्स वगैरह करते रहते हैं। 3 साल बाद जब जरीन खां की शादी तय होती है, शादी के लिए पता किया जाता है तो सुहेल पठान लड़का मिल जाता है, उसके साथ शादी हो जाती है। शादी जब होती है तो वो अपनी दुल्हन को निकाह करके ले जाता है, लेकिन जिस रात सुहाग रात होती है उसी शाम नूर मोहम्मद का फोन पर सुहेल पठान को आता है। फोन आने पे वो कहता है कि देखो ये जो तुम्हारी बीवी जरीन खां है ये मेरी लवर थी और मैं नूर मोहम्मद बोल रहा हूँ, इसकी बड़ी बहन का पति यानी तुम्हारा सांडू। तो ये मुझसे प्यार करती, मैं इससे प्यार करता हूँ, तुम्हारी भलाई इसमें तूने इसके करीब नहीं जाना। वो गुस्से में कह रहा होता है या जलन में कह रहा होता है या जिस वजह से भी कह रहा होता है वो उसको धमकी देता है। इस चीज के ऊपर सुहेल पठान को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी बीवी से जाके डायरेक्ट पूछता है। उसकी बीवी मान जाती कि हाँ मुझसे ये गलती हुई, बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन ये रिश्तेदारी का मामला, तुम इन चीजों को छोड़ो, मुझ में आगे कोई गलती नहीं देखोगे और आगे बढ़ो, जिंदगी को आगे लेके चलते हैं। ये मेरा माजी था, जैसा भी गुजर गया सो गुजर गया, इन चीजों के ऊपर मिट्टी डालो। सुहेल खां भी ये चीज सोचता है ठीक है, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं ये बात रह जाती है कि मैंने नूर मोहम्मद को लाजमी कत्ल करना है। इसने मेरी बीवी के साथ पहले तो ऐसे किया, ऊपर से डायरेक्ट मुझे फोन करके ऐसी बात बोली जा रहा है। लेकिन उसने दिल में एक बात सोची कि मैंने इसको कभी ना कभी कत्ल जरूर करना है, लेकिन अभी नहीं मैंने कत्ल करना, जिंदगी अच्छे से गुजारता हूँ, अगर मैंने कभी कुछ ना देखा तो जिंदगी गुजारता रहूंगा, लेकिन अभी कुछ इस तरह का मैंने देख लिया तो फिर आगे सोचेंगे। कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि मैं बाप बनने वाला हूँ। अब इसके ज़हन में एक चीज उठ के आती है कि हाँ अगर लड़की हुई तो फिर सुहेल पठान जो है वो माफ कर देगा नूर मोहम्मद को, लेकिन अगर लड़का पैदा हुआ तो वो नूर मोहम्मद को कत्ल कर देगा। उसने लॉजिक ये बताया कि लड़की पैदा हुई तो उसको संभालने वाला कोई नहीं होगा, तो उसकी माँ और लड़की ऐसे ही जिंदगी अपनी तबाह करती फिरेंगी, सड़कों पे रुलती फिरेंगी, तो उनको मैं कमा के दूंगा, नूर मोहम्मद को माफ कर दूंगा। लेकिन अगर लड़का हुआ तो वो अपने दादा और दादी और अपनी माँ को संभाल लेगा, घर का चिराग होगा, सारा कुछ करेगा। तो वो इंतजार करता है। 1 साल बाद उसके यहाँ बेटा पैदा होता है तो वो खुश हो जाता है। अब वो सोचता है कि गोद भराई के दिन ये नूर मोहम्मद वहां पे आएगा तो किसी हिली बहाने से बाहर ले जाऊंगा और बाहर ले जाके इसका कत्ल कर दूंगा। लेकिन गोद भराई के दिन तो सुहेल खान जाता है अपने ससुराल में अपनी बीवी जरीन खां को लेके, लेकिन नूर मोहम्मद तो वहां पे आता ही नहीं है। इस चीज के ऊपर सुहेल पठान को बड़ा गुस्सा आता है कि मेरी बीवी की गोद भराई थी, पहले तो मेरे साथ ज्यादती इसने करी, दिल में सोचता है। अब ये इस जगह पे आया नहीं, गोद भराई के ऊपर नहीं आया, ये अपने ससुराल वालों से इतराज भी करता है। इसके ससुराल वाले कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, उसकी बीवी और बच्चे तो आ गए ना, अगर वो नहीं आया तो। फिर सुहेल पठान के ज़हन में आता है कि अगर इसके बीवी बच्चे इधर है तो ये तो घर में अकेला होगा, इसको मारना और आसान होगा। तो ये अपने एक कजन से बात करता है जिसका नाम होता है जफर खां, उसको अपने साथ लेता है और लेके इसके गांव जाता है। जाके दरवाजा खटखटाता है, आगे से नूर मोहम्मद दरवाजा खोलता है। तो जब वो अपने सांडू को देखता है सुहेल पठान को, तो वो खुश होकर उसे गले लगाता है और कहता है आ जाओ अंदर। जब ये अंदर जाने लगते हैं तो तेजदार खंजर से ये उसके गले के ऊपर वार करता है और उसे कत्ल कर देता है। वो तो पहले ही वार में कत्ल हो चुका होता है, लेकिन ये 16 बार मजीद उसके सीने और पेट के ऊपर वार करता है और अपना गुस्सा निकालता है। ऐसे ही ये बाइक के ऊपर बैठती इसको वहां पे छोड़ के, और रास्ते में एक नदी आती है, एक पुल आता है, वहां से नीचे ये खंजर फेंक देते हैं और अपनी दुकान के ऊपर आते हैं। दुकान के ऊपर आने के बाद ये अपने और जफर खान के कपड़े उतारते हैं और कपड़े चेंज करते हैं। जो खून वाले कपड़े
ہوتے ہیں ان کو یہ سامنے دکان کی آگ لگا دیتے ہیں، اور جو مارکیٹ کے باقی بندے ہوتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو کچرا مچرا نکلا ہے کپڑوں کا یہ ان کو آگ لگا کے جلا رہے ہیں۔ یوں ناظرین گرامی یہ سارا کیس تھا۔ ایسے یہ پولیس کی ہوا میں بات چھوڑنے کی وجہ سے سہیل خان پکڑا گیا، اس نے ساری سٹوری سنا دی۔ اب سہیل خان جیل کے اندر ہے اور اس کا ٹرائل چل رہا ہے، اس کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا، لیکن سال ایک بعد ہی اس کی بیوی بھی رول گئی اور اس کا بچہ بھی رول گیا۔ شادی کے 1 سال بعد ہی قتل کر کے یہ جیل کے اندر چلا گیا اور ابھی یہ جیل کے اندر ہے۔ تو سبسکرائب کریں اور مجھے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔